फसल अवशेषों का प्रबंधन किस तरीके से किया जाना चाहिए, और खाद भी एक उपयोगी चीज़ है गोबर की खाद, तो किस तरीके से आप देखते हैं इसको? देखिए मौर्य जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और बिल्कुल समसामयिक प्रश्न है ये। साल में कम से कम हमारे किसान भाइयों को 3 बार ऐसी स्थिति बनती है कि उनको फसल अवशेषों में आग लगानी पड़ती है, चाहे वो जबकि वो गलत है, जबकि वो व्यवस्था ठीक नहीं है और इससे हमारे किसान भाइयों का बहुत नुकसान होता है, जिस पे हम आज चर्चा करेंगे किस तरह के नुकसान होते हैं। हाँ जी। देखिए अभी जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारी गोबर की खाद है और जिसको हम घूरे की खाद भी बोलते हैं अपनी बुंदेलखंडी भाषा में, घूरे की खाद। हाँ। तो ये हमारे घूरे की खाद है अपनी गाँवों की भाषा में। हाँ। ये एक हो गई। दूसरा, आप जो अभी यहाँ पर नेट हाउस देख रहे हैं, इसमें हमारा वर्मी कंपोस्ट टाँके बने हुए हैं जिसको हम केचुआ खाद बोलते हैं जी। ये वर्मी कंपोस्ट टाँके में हमारी केचुआ खाद है। और तीसरा हमारा जो है ये है नाडेप कंपोस्ट इकाई है जो जी। तो नाडेप कंपोस्ट में आप देख रहे हैं ये फसल अवशेष हमारे जो है डले हुए हैं और इन फसल अवशेष से हम खाद तैयार करते हैं। अच्छा। तो मैंने अभी आपको 3 तरह की खादें जो बताई हैं, ये कहीं ना कहीं आपके जो फसल अवशेष या वेस्ट जो आपके घर के जो वेस्ट हैं उनके आधार पे ये हमारे जो खाद हैं वो तैयार होते हैं जी। ये जो दिख रहे हैं यहाँ पे, ये फसल अवशेष के हैं। वो जो वर्मी कंपोस्ट और घूरे की खाद है, ये हमारे जो वेस्ट हैं, जो हमारे गाय बकरी भैंस हमारे घर के जो पशुधन हैं, पशुधन से जो गोबर और कचरा हमारा इकट्ठा होता है, ये उसके खाद हैं। इसके अलावा भी यदि हमारे फसल अवशेष से भी बनाना चाहें हमारे किसान भाई, घूरे की खाद भी फसल अवशेष से बना सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट भी फसल अवशेष से हमारे किसान भाई बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे प्रमुख बात है कि फसल अवशेष किस तरह से प्रबंधन करें। हाँ। तो हम देखते हैं कि हमारे जो किसान भाई, पहली फसल आपकी जो खरीफ की जो कटाई होती है, आमतौर पे वो सोयाबीन या धान की फसलों की हमारे प्रदेश में प्रमुखता है और इन्हीं फसलों की कटाई होती है। तो सोयाबीन की फसल कंबाइन हार्वेस्टर, रीपर, इनके द्वारा कटाई की जाती है। अब वो रीपर और कंबाइन हार्वेस्टर से जो कटाई के उपरांत सोयाबीन और जो हमारी धान के फसल अवशेष हैं वो खेतों में पड़े रहते हैं जी। और जब हमारे किसान भाई टिलेज ऑपरेशन करते हैं या कल्टीवेटर चलाते हैं, तो उस समय उनको मिट्टी में मिलाने की बजाय वो पहले खेतों में आग लगाते हैं ताकि उनको कल्टीवेटर या जो हमारे कृषि उपकरण चलाने में आसानी हो जाए। इस वजह से वो ऐसा करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो इन अवशेषों को आग लगा इसलिए देते हैं ताकि अगली जो फसल वो लगाने वाले हैं उसमें कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती कि उनको बुवाई उपकरणों में बोने में समस्या जाती है। अच्छा सर, ये आग लगाना क्या सही है या गलत है, क्या है? देखिए, अपन जो फसल अवशेष प्रबंधन की जो बात कर रहे हैं, सीधी सीधी बात है, किसी भी फसल अवशेष को हमारे खेत में आग नहीं लगानी चाहिए। देखिए, हमारे फसल के 3 हिस्से होते हैं, यहाँ मैं किसान भाइयों को सीधे सीधे बताना चाहता हूँ। पहली, ऊपर का जो हिस्सा है वो बाली या दाना अनाज है आपका, तो वो किसान का हिस्सा है। दूसरा जो हिस्सा है हमारा बीच का तने का भाग जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे पशुधन का है। और तीसरा हिस्सा जो जड़ का हिस्सा है वो हमारी धरती माता का है या हमारी मिट्टी का है। तो हमें 3 हिस्सों को 3 भागों में विभाजित हमारे किसान भाइयों को किया गया है इन हिस्सों को। तो उसी आधार पे उनको हमारे हिस्सों को का वितरण होना चाहिए। यदि पशुधन नहीं है तो आपको उस फसल अवशेष को, बीच वाले हिस्से को भी आपको मिट्टी में ही समाहित करना है। अनाज वाला हिस्सा आमतौर पे किसान भाई ने काटा और माचिस की तीली लगा के और बाकी के हिस्सों को वो आग लगा देते। तो इससे हमारे जो खेतों में, देखिए हमारी जो मिट्टी है लगभग इसमें 300 तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। हमारी मिट्टी में लगभग 300 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम बोलते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इन जीवों में और जो हमारे ये सूक्ष्म जीव हैं ये वो काम करते हैं कि आपके जो पोषक तत्व जो मिट्टी में पड़े हुए हैं वो फसलों को उपलब्ध कराते हैं। अब चूंकि ये सूक्ष्म जीव काय पे जिंदा रहेंगे, जो आपके फसल अवशेष हैं। जब फसल अवशेष आप मिट्टी में मिलाएंगे तो ये सूक्ष्म जीव जिंदा रहेंगे, उनका भोजन ये है फसल अवशेष है। और आमतौर पे हमारे किसान भाई जब खेतों में आग लगा रहे हैं
तो हमारी जो मिट्टी है वो खपरेल हो रही है, हार्ड हो रही है। जिस तरह से हम खेतों में जिस तरह से हम कबेलू ईंटें बनाते हैं, उस तरह से हम खेतों में आग लगा के अपनी मिट्टी को कबेलू और ईंट में परिवर्तित कर रहे हैं। इस बात पर हमारे किसान भाई ध्यान नहीं दे रहे हैं। साथ में वो जो 300 तरह के सूक्ष्म जीव हैं वो अधिकतर ऊपर की मिट्टी में पाए जाते हैं और वो इस तेज़ तापमान में जल के नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ और जीव हैं, इनमें केचुआ भी शामिल है, आपका अर्थवाम, तो ये भी उस तेज़ तापमान में जल के नष्ट हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए एक तो हमारे सूक्ष्म जीव नष्ट हुए, दूसरा ऑर्गेनिक कार्बन और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता और कार्बनिक पदार्थ, ये 2 तत्व ऐसे हैं हमारी मिट्टी में कि एक बढ़ेगा तो दूसरे की मात्रा कम होगी। आप लगातार खेतों में आग लगाएंगे तो ऑर्गेनिक कार्बन आपका कम होगा या कार्बनिक पदार्थ आपका खेतों में कम होता जाएगा और विद्युत चालकता बढ़ती जाएगी। अब मैं यहाँ पर एक और बता दूं किसान भाइयों को, विद्युत चालकता काय के लिए कार्य करती है। जो विद्युत चालकता है आपकी मिट्टी की, वो अंकुरन के लिए कार्य करती है। आमतौर पे हमारे किसान भाई इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं देखता हूँ हमारे कई ज़िलों में आजकल किसान भाई प्रति एकड़ 100 किलो तक गेहूँ की बुवाई कर रहे हैं, जो कि नहीं, ठीक नहीं है। जबकि हमारे अनुसंधान केंद्र मात्र जो है मैक्सिमम सिंचित, आजकल सिंचित में 50 किलो की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, वैसे 40 किलो प्रति एकड़ ही गेहूं की बुवाई की जाती है और किसान भाई 100 किलो तक की बुवाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी मिट्टी इस तरह की हो गई है कि अंकुरन उनको उतना मिल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वहाँ पर विद्युत चालकता बढ़ रही है उन खेतों में। लगातार खेतों में 3-3 फसल ले रहे हैं वो। पहली उन्होंने धान की फसल ली, फिर गेहूँ की फसल ली और फिर मूँग की फसल ली। 3 बार उनने खेतों में आग लगाई और तीनों बार आग लगाने से ये जो आपके सूक्ष्मजीव तो मरे ही, साथ में उसमें ऑर्गेनिक कार्बन ख़त्म हुआ और खेत की मिट्टी हार्ड होती जा रही है और वहाँ पर विद्युत चालकता आपकी बढ़ती जा रही है। विद्युत चालकता जैसे जैसे बढ़ेगी वहाँ पर अंकुरन अनाज का नहीं होगा, किसी भी बीज का अंकुरन कम होता जाएगा और आगे चल के अंकुरन ख़त्म हो जाएगा और वो ज़मीन बंजर हो जाएगी। ये बात हमारे किसान भाइयों को विशेष तौर पे ध्यान देना है। तो इसके लिए हमें, अब मैं फसल अवशेष के लाभ क्या हैं ये और यहाँ बता दूँ। आप जो फसल अवशेषों को खेतों में मिलाते हैं, यदि मैं गेहूँ की बात करूँ तो गेहूँ में यदि प्रति एकड़ आपका 20 कुंटल उत्पादन होता है तो किसान भाई यो यहाँ 20 से 25 कुंटल आपका फसल अवशेष जो खेत में गिरता है हार्वेस्टर चलाने, कंबाइन हार्वेस्टर चलाने के उपरांत जिसमें आप आग लगाते हैं, वो 70, यदि आप उसको डिकम्पोज करते हैं, खेत में सड़ाते हैं, खेत में मिट्टी में मिलाते हैं, तो वो 70% खाद में परिवर्तित होता है, FYM में परिवर्तित हो जाता है लगभग 70% में। और यदि आपका 20 कुंटल भी डिकम्पोज होकर परिवर्तित होता है तो 14 कुंटल आपकी FYM में परिवर्तित होता है वो, जिससे आपको नाइट्रोजन और सूक्ष्म पोषक तत्व खेत में उपलब्ध होते हैं आने वाली फसल के लिए। और इसको डिकम्पोज करना भी बहुत आसान है, सड़ाना इसको बहुत आसान है। हमारा जवाहर बायो डिकम्पोजर हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों में उपलब्ध है। हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनमें जवाहर बायो डिकम्पोजर उपलब्ध है। वहाँ से हमारे किसान भाई उसको ले सकते हैं और उपयोग विधि भी मैं यहाँ पर बता दूँ उसको। हल्की नमी खेत में उस समय होना चाहिए जब आप फसल की कटाई होती है, उसी समय आपको उसको मिट्टी में मिलाना है। और यदि अगली फसल बुवाई करना है आपको तो इस बात का एक और ध्यान रखें, आजकल उन्नत मशीनें आ गई हैं, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, तो इन मशीनों से आप बुवाई करें तो आपका जो फसल अवशेष है वो खेतों में ही मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब हमें अगली फसल बुवाई करना है तो सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, जीरो टिलेज, इन 3 मशीनों का किसान भाई उपयोग कर सकते हैं, जिससे समय बचेगा। एक फसल से दूसरी फसल के बीच का समय बचेगा 15 दिन से 20 दिन का, क्योंकि उनको पहले पानी देना पड़ता है खेतों में, पहले रोटावेटर चलाना पड़ता है, तो टिलेज ऑपरेशन का खर्च भी बचेगा, 2 टिलेज ऑपरेशन का खर्च बचेगा उनको, 2 बार की बखरनी का खर्च उनको बचेगा लगभग, जो 2 से ढाई हज़ार रुपये से भी ऊपर होता है। फिर आपका जो फसल अवशेष एक बार यदि आपने किया और साल में 3 बार किया तो वो 70% में कन्वर्ट होता जाता है। तो इस तरह से साल में कम से कम 25 से 30 कुंटल आपका FYM प्रति एकड़ आपका डिकम्पोज होगा। और डिकम्पोज करने के लिए मैंने जवाहर बायो डिकम्पोजर जो बताया है उसको आप तैयार कर सकते हैं कृषि विज्ञान केंद्रों से ले जाके,
या तो आप 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में छिड़काव करें, नमी बना करके रखें, तो ये लगभग 1 माह में आपका कचड़ा सड़ के नष्ट हो जाएगा। या फिर आप जो है दूसरी एक और विधि आप कर सकते हैं। आपने 1 लीटर जवाहर बायो डिकम्पोजर लिया है, वहाँ से आपको लगभग 200 ml जवाहर बायो डिकम्पोजर बायोडाइजेस्टर, उसको आपको 200 लीटर पानी में आपको घोल बनाना है और इसमें 2 किलो गुड़ और 2 किलो मक्के का आटा अथवा बेसन, दोनों में से किसी को प्रयोग कर सकते हैं आप, जो सस्ता पड़े। तो इसको 8 दिन के लिए, 7 से 8 दिन के लिए आप उस ड्रम में रखिए और ढक्कन लगा के छायादार जगह पर रखें। तो आपका ये 200 ml से ही 200 लीटर 1 एकड़ का आपका सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया। और इसका स्प्रे करने से जो भी आपके जो पड़े हुए हैं जो कचड़े, आपके रेजिड्यू, जो फसल अवशेष जो खेतों में पड़े हैं, वो 1 महीने में लगभग डिकम्पोज हो जाएंगे। यहाँ एक और फ़ायदा मैं यहाँ किसान भाइयों को बता दूँ, जब वो अगली फसल लगाते हैं, यदि वो सिंचित फसल है तो उनको एक सिंचाई उसमें कम लगेगी, क्योंकि मल्च बिछी हुई है खेत में। ये जो आपने कचड़ा खेत मिट्टी में मिलाया है वो मल्च का काम कर रहा है, जो कि आपकी नमी को संरक्षित करता है। दूसरी एक और यहाँ पे किसान भाइयों को बता दें, जो दूसरी उनको जो बचत होती है वो टिलेज ऑपरेशन तो है ही, साथ ही साथ इनको बीड इन्फेस्टेशन, मतलब खरपतवार का उगना कम हो जाता उन खेतों में जहाँ पर हम इन से मल्च बिछा देते हैं। खास करके जब गेहूं के बाद मूंग की बुवाई हमारे किसान भाई करते हैं तो कचड़े उगते हैं, तो वो समस्या ख़त्म हो जाती है। धान के बाद गेहूं की बुवाई करते हैं तो वहाँ भी वो कचड़े उगने उनके कम हो जाते हैं। तो ये कुछ विशेष बातें जो मैंने बताई हैं आज इसमें, यदि हमारे किसान भाई इसका ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में उनको अपने खेतों में ऑर्गेनिक कार्बन में वृद्धि होगी, जो नमी का संरक्षण करेगा, जो पोषक जीवों का संरक्षण करेगा, हमारी फसलों के उपयोगी जीवों का संरक्षण करेगा, साथ ही पोषक तत्वों में वृद्धि होगी। आपको रासायनिक खादों की उपयोगिता कम होती जाएगी दिन ब दिन, तो ये और उत्पादन में लगातार वृद्धि होगी। और साथ ही साथ जब आप हैप्पी सीडर, सुपर सीडर और 0 टिलेज मशीनों का उपयोग करेंगे तो कम से कम 2 टिलेज ऑपरेशन आपको कम करने पड़ेंगे, 2 बखरनियाँ कम करनी पड़ेंगी, जिनका पैसा बचेगा, उत्पादन लागत में कमी होगी। इन बातों का यदि हमारे किसान भाई ध्यान रखेंगे तो आने वाले समय में निश्चित तौर पे उनको अच्छा उत्पादन मिलेगा और मृदा की स्वास्थ्य में वृद्धि होगी और हमारे बरसों बरस तक उन खेतों में ये खेती कर सकेंगे। धन्यवाद। जो देश के किसान हम